नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आज मैं लेकर के आया हूँ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो वैसे ही आज हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स। पहले देख लेते हैं होता क्या है ये। और मान लो कल सरकार एक कानून बनाती है और आपको अपनी बात बोलने की इजाज़त नहीं होगी, जिसमें या सरकार कहती है कि आपको अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी जाति के कारण किसी एक जगह जाने से रोका जा सकता है, या पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और बताए भी नहीं कि गिरफ्तार करा क्यों है भाई। तो तब आम आदमी, हर इंसान के जो भीतर एक प्रश्न उठेगा कि सरकार के सामने खड़ा कैसे हुआ जाए। तो यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान की सबसे ताकतवर कहानी, फंडामेंटल राइट्स। और इसमें ख़ास बात यह है कि संविधान सिर्फ हमें राइट्स ही नहीं देता, बल्कि वो स्टेट की पावर पर लिमिट भी लगाता है, समझे। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 ही आता है आर्टिकल पार्ट 3 में। हालांकि हम इसमें पढ़ेंगे आज के दिन, आज की वीडियो में आर्टिकल 12 से 14 तक एक एक करके हम समझेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो चलिए आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ गलती करने वाला स्टेट आखिर है कौन। तो यही ओपनिंग आर्टिकल है 12। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स कर रहा है, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये कहना क्या चाहता है, अगर फंडामेंटल राइट मेरा है तो मैं इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहीं पर ये आर्टिकल 12 कह रहा है स्टेट इक्वल टू कौन कौन, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आपका स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, और लोकल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, और अदर अथॉरिटीज़ जो भी आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जितने भी चीज़ें आती हैं, जितनी आपकी टेरिटरी में, स्टेट में, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 12 समझा रहा है किसके खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अब हम जानेंगे आर्टिकल 13। तो ये तो इसीलिए है, आर्टिकल 12 समझ गए होंगे कि किससे राइट्स बचाने हैं। तो अब आर्टिकल 13 की बात करते हैं। यहाँ पर आ चुका है आर्टिकल 13, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। आर्टिकल 13, तो यहाँ पर कह रहा है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर क्या है, पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें 4 क्लॉज हैं, डिवाइड कर रखे हैं 13, 1 2 3 के ये 4, ठीक है। तो पहला जो है एक तरह का प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, यानी पुराने लॉज। इसमें क्या है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू बी एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी बी वॉइड। अब इसमें कहना चाहता है कि 19 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो लॉज ऑलरेडी बने हुए थे, अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो पार्ट वैलिड नहीं रहेगा। सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए 1945 में कोई एक लॉ हुआ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, तो उस लॉ का एक प्रोविज़न आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। वो प्रोविज़न जितना फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उतना वाइड, ठीक है। तो ओल्ड लॉ क्या है, फंडामेंटल राइट से अगर टकराएगा तो कन्फ्लिक्टिंग पार्ट वाइड है एक प्रकार से, समझ गए। तो ओल्ड क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे अ ब्रिज, इसको पढ़ना, ब्रिजेस। ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर, नए लॉज जो हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट को टेक अवे करे, मतलब छीन लेता है अगर, या रेस्ट्रिक्ट करता है, तो वो लॉ जितनी एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट वायलेट करता है उतनी ही एक्सटेंट तक वाइड है, समझ गए। पहला क्या बता रहा है, ओल्ड लॉ, ये क्या बता रहा है, न्यू लॉ। बस ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अब
तीसरा क्या बताया, इन दिस आर्टिकल अनलेस बी कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। यहाँ पर क्या कहना चाहता है अब ये बता रहा है आपको लॉ का मतलब, लॉ क्या है, कौन कौन से लॉ हैं, कौन इसमें इंक्लूड होगा। लॉ का मतलब क्या है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि लॉ का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है, इसमें रूल्स है, रेगुलेशन है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम यूसेज ये सब चीज़ आएंगी इसमें, ठीक है, अगर उनका फोर्स ऑफ लॉ है। सिंपल, अगर गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भाई ये एक्ट नहीं है, बस ये एक रूल है इसलिए आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा, ऐसे नहीं कह सकते। आर्टिकल 13 का लॉ कंसेप्ट ब्रॉड है, ठीक है, समझ गए ये चीज़। तो ये समझाना चाहता है ये आर्टिकल 3, ये पूरा यही मतलब है, समझाना चाहता है वो, ठीक है। अब आर्टिकल ये 3 का 4 सब क्लॉज देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। यहाँ पर क्या कहना चाहता है वो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली कहता है कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर 368 पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि भाई बिल्कुल भी ये है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी कर सकती है। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंपॉर्टेंट होता है। केशवानंद भारती का केस पढ़ना 1973, पढ़ा भी होगा लोगों ने, ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, समझ गए। तो पहला क्या है हमारा, पहला है ओल्ड, दूसरा न्यू, तीसरा क्या है लॉ क्या है उसके बारे में समझा रहा है, चौथा क्या है अमेंडमेंट, ठीक है। सिंपल समझ गए स्ट्रक्चर, इसका याद रखना है, स्ट्रक्चर इजीली समझ जाओगे फिर, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 13। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा पूरा, ठीक है। अब देखेंगे हम, अच्छा इसमें आर्टिकल जो 13 का 4 है, इसमें और भी केसेस होंगे, आपका गोलकनाथ वगैरह आएगा, वो पढ़ लेना उसके बाद, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। 1967 सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भाई पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, तो उसके बाद फिर केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। अब आर्टिकल 14 देख लेते हैं क्या कहना चाहता है आर्टिकल 14। यहाँ पर है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट किसी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, या इक्वल, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है मतलब एक प्रकार से लॉ की नज़र में सब इक्वल है, कोई पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। एग्जाम्पल पीएम हो चाहे ऑर्डिनरी सिटीजन हो, लॉ के सामने दोनों अकाउंटेबल हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इक्वल बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब ये क्या कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन, इसका मतलब है कि सेम सिचुएशन वाले लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है होगा कि यहाँ पर हर पर्सन को एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट मिले। अब ये भी तो सवाल उठ सकते हैं कि किसी को ट्रीटमेंट अलग मिलता है, किसी को कैसे। एक डिसेबल्ड पर्सन है अगर मान लीजिए, और एक नॉन डिसेबल्ड पर्सन को एग्ज़ाम में एग्जैक्टली सेम फैसिलिटी देना जरूरी नहीं है। डिसेबल्ड पर्सन को एक प्रकार से रीजनेबल एकोमोडेशन देना इक्वलिटी को प्रमोट कर सकता है, ठीक है, उसको अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 14 में एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टेट लोगों को ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकती है लेकिन क्लासिफिकेशन रीजनेबल होनी चाहिए। सिंपल समझो, एक जिन लोगों को एक है टेस्ट मान लो, अगर जिन लोगों को अलग ग्रुप में रखा है उनमें क्लियर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और एक प्रकार से एक और टेस्ट मान के चलो, जो क्लासिफिकेशन की गई है उसका लॉ के ऑब्जेक्टिव से लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कई बार देखा होगा एग्जाम्पल में EWS गवर्नमेंट इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है कि नहीं, तो वही चीज़ है इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को, ऐसे नहीं कि जो पहले से ही अमीर है उनको ही दे दिया। तो ये चीज़ जानना है हमें, ये आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए सिचुएशन बराबर है, इक्वलिटी है, ठीक है। तो ये याद रखना इसको। आई होप आपको समझ आया होगा आर्टिकल 13, 14, 12, 13, 14, ठीक है। तो इसको रिपीट करके समझे दोबारा क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। धन्यवाद।